बालको लगभग 15-20 दिन पहले मैंने आपके लिए 30 डेज बोर्ड की स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी, जिसमें मेजरली मैंने बुक 2 के टॉपिक्स डिस्कस किए थे और बुक 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज मैं आपके लिए लास्ट 12 दिन के लिए फिजिक्स बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। आपकी एक हफ्ते पहले से वीडियो डिमांडेड थी, एक हफ्ते से थोड़ा मेरे को कोल्ड कफ और फीवर हो गया था, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से खांस रहा था मैं, तो इसलिए मुझे लगा कि बच्चे कहेंगे यार पहले खांस लो या पढ़ा लो। तो एनीवेज वापस आते हैं। 12 दिन की मेन स्ट्रैटेजी की वीडियो में मैं डिस्कस क्या करने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ पहले कि एनसीईआरटी के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स और कौन से एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट के अंदर भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले अलग से बना दिए। एक, हर चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन सी हैं, हर चैप्टर के किस टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं। लगभग मेरे को 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में मैंने इवन 2021 में तो बोर्ड सीबीएसई स्टेट टॉपर भी हमारे पास ही पढ़ा है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ टॉपिक्स जिनके एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए और किस टाइप के पीवाईक्यूज के इर्द गिर्द घूमना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए जादू नहीं करेगी, बट आपकी थोड़ी सी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज कर सकती है 12 दिन। क्योंकि अगर आप कोई भी बुक लेके बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि आप एक चैप्टर भी ना कर पाए 4 दिनों के अंदर। इससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मैं कितना करूं, कब करूं, कैसे करूं, कहां से करूं। ठीक है, चलिए इसके बाद में, इस स्ट्रैटेजी की वीडियो के बाद में मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक सारे के सारे 12वीं क्लास के फॉर्मूलेज, बहुत शॉर्ट में। ऐसा नहीं कि एक पेज पे सारे फॉर्मूले चेप दिए पहले और उसके बाद बस बोल दिया कि ये फॉर्मूला है। इनफैक्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या है, कब लगेगा, अगर रूल है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है तो कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, अगर इवन ट्रांसफार्मर है, मूविंग गैल्वेनोमीटर है, एसी जनरेटर, उसकी शॉर्ट में वर्किंग, पूरी 12वीं क्लास के फिजिक्स के फॉर्मूले और ऐसे 5 मार्कर जो चीज़ें हैं, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कल परसों में। और उसके अंदर कुछ 1.5 घंटे की वीडियो में पूरे चैप्टर्स एक बार कवर्ड होंगे। उसका कारण क्यों है, मैं यूजुअली फॉर्मूलेज, सिर्फ फॉर्मूलेज पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, बट ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मैंने 2025 का पेपर, जिसको काफी खौफनाक पेपर बोला जाता है, देखिए खौफनाक फिजिक्स के पेपर आए हुए हैं। 2005 आया था जब मैंने दिया था, मेरे प्री बोर्ड में मेरे 37 आए थे फिजिक्स में, 70 में से बोर्ड में मेरे 95 आए थे आउट ऑफ 100। ठीक है, 2005 का पेपर तगड़ा आया, 9 का पेपर तगड़ा आया, 9 कंपार्टमेंट तगड़ा आया। 2012 के पेपर के दौरान ही भूकंप आ गया था, तो पेपर भी मुश्किल ही रहा होगा। ठीक है, धरती हिल गई थी उस पेपर से। तो इसका मतलब है उसके बाद 2020 कोविड टाइम का पेपर के सारे 3 मार्कर बहुत तगड़े आ गए थे। उसके बाद लास्टली ये 2025 का पेपर, ये वो पेपर हैं जो बहुत तगड़े आए हैं। और अगर आपको पीवाईक्यूज में प्रैक्टिस करने हो तो आप ये 5-6 पेपर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अब गूगल पे सब कुछ मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मुलेज की बात मैं कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा था, मैंने 2025 का पेपर भी बच्चों को सॉल्व कराया, तो मैंने देखा बहुत सारे जो शुरू के एमसीक्यूज हैं, एक केस स्टडी थी आरसी सर्किट की, उसमें थोड़ी बदतमीजी थी, और एक ऑप्टिक्स की शायद कुछ क्वेश्चन थे, 4-5 एमसीक्यूज लगे हुए, उसमें न्यूटन्स फॉर्मूला पूछ लिया था, √x1 x2, वो थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर की चीज थी। एल्स मैंने जो न्यूमेरिकल्स कराए बच्चों को, एमसीक्यूज कराए, वो एमसीक्यूज मैंने देखा कि इफ द स्टूडेंट नोज द फॉर्मूला वेल, वो पता है उसको कि ये फॉर्मूला है, यहां अप्लाई होता है, तो वो एमसीक्यूज तो इजीली अटेम्प्ट कर पाता। आइए एक बार चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बालकों। ठीक है, तो चलिए तो देखिए हमारी लास्ट 12 दिन की स्ट्रैटेजी में मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या बताने वाला हूं। जाहिर सी बात है, अब कोई यहां पर आ जाएगा और बोलेगा सब कुछ पढ़ना है। अरे तो भाई अगर तुम 12 दिन में सब कुछ पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, और मैं तो कह रहा हूं इनफैक्ट सबको सब कुछ पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अंततः अगर मन में आ जाए कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं भूलना, जिसे मैं छोड़ना, सोच के, जिसके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता कि इसको मुझे स्किप करना है, तो वो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि ये मस्ट डू टॉपिक्स हैं बालकों। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बैक और इंटेक्स की एग्जांपल्स कौन से हैं, किस चैप्टर की एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अंदर भाई लोगों हुआ क्या है कि पता लगा एटम्स में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ, न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट रिड्यूस हुआ। सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि कुछ भी मतलब ठीक है, जीना डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, 4 चीजें सीबीएसई में नहीं है जो यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उस पर तो कुछ खास क्वेश्चंस भी नहीं होते। बट फिर भी ना मुझे एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस में मजा नहीं आ रहा उन चैप्टर से। वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस में बिल्कुल मजा नहीं है जिस हिसाब से बोर्ड के क्वेश्चंस देखे जाए। तो कुछ चैप्टर्स की एनसीईआरटी मस्ट डू है और कुछ के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है कि आप सोचे एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन कर लिए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सुनिए
उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारी करनी है भाई लोगो डेरिवेशन। मैं नहीं जानता बोर्ड का पेपर क्या आएगा, कोई भी नहीं जानता कि बोर्ड का पेपर क्या आएगा, अनलेस किसी के समझ रहे हैं ना आप अंदर खाने लिंक को, ठीक है। मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यूज किस टाइप के हैं, क्वेश्चंस नहीं किस टाइप के बता दिए। एक लाइन को आप गूगल में डालेंगे आपको मिल जाएगा। और आपको ये मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यूज ऑफ द चैप्टर, हर चैप्टर के ज्यादा नहीं, मतलब मिनिमम 8-10 और मैक्सिमम 15 इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आपके बोर्ड से पहले हर चैप्टर के टॉप 10 पीवाईक्यूज जरूर डाल दूंगा वीडियो, क्योंकि ये मेरे लिए मेजर टास्क नहीं है। 10 क्वेश्चन मतलब एक आधे घंटे की वीडियो बनेगी रोज की, तो मैं ये बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, आपके बोर्ड से पहले, जाहिर सी बात है, ठीक है। और सारे फॉर्मुलाज आपको मस्ट क्यों करने हैं, मैंने आपको बताया 2025 का पेपर के भी एमसीक्यूज काफी सारे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड थे बालकों, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेस की वीडियो आपको आज 8 फरवरी है, 9th या 10th, मैंने बुक 1 तो बना दिया है, 9th या 10th फेब तक मिल जाएगी आपको इसी चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे फॉर्मुले 1 घंटे, अभी मैंने बुक 1 बनाई है वो 50 मिनट के आसपास में सारे बन गए हैं चैप्टर्स। बुक 2 मेरे ख्याल से और 30 मिनट में बन जाएगी, तो 1.25 घंटे के अंदर सारे फॉर्मुले, बट ब्लंटली फॉर्मुला नहीं लिखा है, उस फॉर्मुले की एप्लीकेशन कब लगाना है। जैसे कि अगर मैंने बताया 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट करे तो 2 पैरेलल बीम ऑफ प्रोटॉन रिपेल करते हैं, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को निकालते कैसे, उस वीडियो के अंदर ये भी बताया। 1.25 घंटे के अंदर पूरे 14 चैप्टर्स की फॉर्मुलेस, ठीक है। उसके बाद आपको ये 11 फेब के आसपास में आपको पूरे के पूरे 12वीं की फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की एक वीडियो दे दूंगा, 20, 30, 40 जो भी बनेंगे, चाहे वो पीवाईक्यू है ग्राफ, चाहे वो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी के बीच का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे आपको ये दे दूंगा वीडियो। उसके बाद आपको एक एक दिन में 10-10, 12-12, मतलब ऑब्वियसली हर रोज किसी दिन 2 चैप्टर के भी डाल दूंगा, जैसे यूनिट वाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक वीडियो बना दूंगा, 1 और 2 मिला के, करंट की एक, 4 और 5 की एक, EMI/AC की एक, EM वेव की एक, रे की एक, मॉडर्न में डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर की एक ही बना दूंगा वीडियो, उसमें 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस डाल दूंगा, ठीक है। ये मैं कवर अप करा दूंगा आपको, कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप चैप्टर वाइज डिटेल पे। देखिए चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हो गया आपका। इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9। अब जिसमें मैंने सर्कल कर रखा है एग्जांपल पे या मैंने स्क्वायर बना रखा है, वो मस्ट डू है भाई। धरती इधर से उधर हो जाए, मतलब इतना तो नहीं, धरती तो यहीं रहे, मस्त घूमती रहे, अच्छा खासा ओमेगा है, ठीक है, वो नहीं। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं, मतलब डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को बोट का सहारा, जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो मैंने स्क्वायर मार्क या सर्कल मार्क करा है, ये भाई नहीं छोड़ के जाने, ये नहीं छोड़ के जाने। करने सारे होते हैं, देखिए करने आपको सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अब आपसे सारे नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये वाले कर लीजिए। अब अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहे हैं तो भाई जिनमें सर्कल या स्क्वायर बनाया है ना, उसे मत छोड़ दीजिएगा। वो तो ऐसे हैं कि 2 बार 4 बार 6 बार बोर्ड में ऐसे रिपीटेड है, मतलब मस्त मामला है बिल्कुल ये वाला। 1.10 क्वेश्चन जैसे ऐसा है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। मैंने नई वाली एनसीईआरटी रिड्यूस सिलेबस से बताया कि क्यूब दे रखा है आपको, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है 800, अल्फा रूट एक्स, अल्फा की वैल्यू 800 है, फ्लक्स थ्रू दी क्यूब बताना है, चार्ज एनक्लोज बताना है, मस्त गॉस लॉ का न्यूमेरिकल है। ये 1.11 में एक सिलेंडर है, बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 200 आई कैप है, यहाँ -200 आई कैप है, फ्लक्स थ्रू 1 फ्लैट फेस निकालिए, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया निकालिए, फ्लक्स थ्रू टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर निकालिए, चार्ज एनक्लोज निकालिए। अर्ली मॉडल ऑफ एटम है जिसमें एक पॉइंट चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 3D स्फीयर है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एटम के अंदर, एटम के बाहर, एटम के बाहर 0 आती है, इनसाइड में वेरिएबल आती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और ये बोर्ड में आ चुका है बच्चों, ये बोर्ड में आ चुका है बच्चों, ये बोर्ड में आ चुका है बच्चों। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कोई, देखिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट लिख दिए, बट मुझे कोई बहुत बढ़िया नहीं लगते इसके एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस इस चैप्टर के। आप करना चाहें तो अब ये वाले जरूर कर लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कोई बहुत इंस्पायरिंग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी बैक के अंदर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है कि 2 प्लेट्स के बीच में चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं तो किधर को डिफ्लेक्ट होंगे, तो 1-2 एनसीईआरटी के ठीक ठाक क्वेश्चन है, बाकी इसके एनसीईआरटी के काफी एवरेज लेवल क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट मोस्ट, देखिए सारी करनी है बेटा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। उसके बाद आपकी गॉस लॉ का प्रूफ, गॉस लॉ की एप्लीकेशन, सब इंपॉर्टेंट है, मतलब सब कुछ डेरिवेशंस है, उसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई हुई है वो बता रहा हूं।
सब कुछ करिए भाई, मैं किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर रहा हूं कि यही पेपर में आएगा भाई लोगों, ठीक है। मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं इससे जितना ज्ञान एक्सट्रैक्ट कर सके मैंने, ये मेरे रिवीजन चेकलिस्ट में होना चाहिए। ये इन 12 दिनों के अंदर मुझे ये चीजें जरूर करके जानी है, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करके जानी, सीधी बात। अब रिपीट नहीं करूंगा ये बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, एक्सियल लाइन बहुत रेयरली, मैंने तो नहीं देखा बोर्ड में 20 सालों में। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल काफी बार आई हुई है डेरिवेशन, ठीक है। और तीनों एप्लीकेशंस गॉस लॉ की, उसमें बेसिकली रिंग नहीं, बेसिकली इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर और इनफाइनाइट शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, फोर्स वर्सेस 1/r² का ग्राफ दे देते हैं और उसमें पूछ लेते हैं दो अलग अलग चार्जेस है Q1 Q2, एक 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, एक -1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम या 2 माइक्रोकूलम, उनके लिए F वर्सेस 1/r² ग्राफ बनाइए। तो ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, एक बार 11-13 के आसपास आया, एक बार शायद पिछले साल ही आया है बोर्ड में। एक ये क्वेश्चन होता है कि दो चार्ज कैपिटल Q है, एक बीच में स्मॉल q रखना है, स्मॉल q की क्या वैल्यू हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। स्मॉल q मिड पॉइंट पे है तो वो तो इक्विलिब्रियम में है ही, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने के लिए कोने वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में आना जरूरी है। तो ये बोर्ड में 2005 में सबसे पहले आया, 2009 में आया, 2013 में आया, उसके बाद भी आया। तो कम से कम 4-5 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें स्मॉल q - q/4 आता है। अभी आपको जस्ट बता रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2-3 दिन के अंदर मैं इन चैप्टर्स की टॉप 10 क्वेश्चंस की हर चैप्टर की वीडियो आपको दे दूंगा, आधे घंटे का काम है मेरे लिए। एक ही 2009 में पहली, देखिए 9 का मतलब ये है, तो आप तो बहुत पुराना बता रहे हैं सर। अरे मेरा मतलब है कि ये पहली बार बोर्ड में 9 में आया, इसका ये मतलब नहीं कि रिपीट नहीं हुआ होगा, समझ रहे हैं आप। मेरे को बस वो याद रहता है कि ये पहली बार कब आया था बोर्ड में। आगे का जब सेम क्वेश्चन आता तो मैं उसको स्टोर नहीं करता अपने दिमाग में, समझ रहे हैं। तो 5x 50h प्लस 10 i कैप है, क्यूब के साइड दे रखी है, चार्ज एनक्लोज फ्लक्स थ्रू क्यूब, एक क्यू चार्ज है, एक 2q चार्ज है, S1 और S2 से फ्लक्स बताना है, तो रेशियो ऑफ फ्लक्स बताना है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दी जाए तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन सरफेस की रेडियस डबल कर दी जाए तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यूज में, ठीक है। चैप्टर 2 के अंदर 2.3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो होता है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये खराब है, ये सही है भाई, असर्शन रीजन हो गया। 2.5, 2.6, 2.8, 2.10 इंपॉर्टेंट है। पेज 62 पे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स है कि फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, सिग्मा जो है वो शार्प एजेस पे ज्यादा होता है, ये सब चीजें आपको दे रखी होंगी पेज 62 में। 5 पॉइंट्स है कंडक्टर्स के, ये रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने के लिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, असर्शन रीजन के लिए। एनसीईआरटी बैक में 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.11। अगेन इसके एनसीईआरटी बैक कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा मार्क भी नहीं करे हैं, ठीक है। ये आपने देखा 6 क्वेश्चन मुश्किल से और 4-5 एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जनरल पॉइंट जो है वो सिलेबस में नहीं है, पोटेंशियल है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इनसाइड इट और इलेक्ट्रिक फील्ड -dV/dr, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हो सकते हैं जो 1 मार्कर आजकल बड़े चल रहे हैं। n ड्रॉप्स ऑफ मर्करी कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, फाइंड द पोटेंशियल n की पावर 2/3v, n की पावर 1/3c, n की पावर 5/3u, फाइंड द पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स बोर्ड में आया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 3 शेल बना देंगे, ABC पॉइंट्स पे शेल्स पे पोटेंशियल पूछ लेंगे, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड में आया, इस साल जेईई मेन में आया, नीट में आया, सब जगह आया भाई। कैपेसिटर सर्किट्स के अंदर भी पूछ लेते हैं आपसे कि किसी कैपेसिटर पे वोल्टेज, किसी पे पोटेंशियल, कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस है ना। उसके बाद वर्क डन का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको एक ये दे दिया, बड़ा पॉपुलर है क्वेश्चन कि भाई एक सर्कल है, एक चार्ज Q रखा है, ठीक है, एक चार्ज Q0 है, Q0 को A से B ले गए, B से C ले गए, वर्क डन किस में ज्यादा है, तो भाई दोनों ही केस में सेम है और दोनों ही केस में 0 है, क्योंकि ABC तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करते हैं, ठीक है। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड और बैटरी डिस्कनेक्टेड का केस होता है ना बच्चों, कि बैटरी कनेक्टेड रहती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, पोटेंशियल सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है, एनर्जी बढ़ जाती है, चार्ज बढ़ जाता है ना। और अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करके दिया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, फील्ड घटती है, पोटेंशियल घटता है, एनर्जी घटती है ना। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आ जाता है क्वेश्चन कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, शायद 2013 या 15 में आया है, ठीक है। 2 कैपेसिटर हैं, अब देख लीजिएगा, यहाँ एक और कैपेसिटर है, वो कहते हैं जी हमने ना इस स्विच को ओपन पहले चार्ज कर दिया दोनों कैपेसिटर को, फिर इस स्विच को ओपन करके दोनों कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब इनिशियल और फाइनल एनर्जी कंपेयर कर दीजिए आप, तो ये बैटरी कनेक्टेड के केस में एनर्जी इसमें बढ़ जाएगी, बैटरी डिस्कनेक्टेड में एनर्जी घट जाएगी, फाइनल एनर्जी निकाल के रेशियो निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केट का, ठीक है। आपके पास कोई भी पीवाईक्यू बुक है, देखिए MTG की आती है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज फिजिक्स की पीवाईक्यू बुक, ठीक है। शिवदास की आती है, शायद वो पेपर वाइज है,
ठीक है। और अरिहंत की आती है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, सारी बढ़िया किताबें, कोई भी किताब खराब नहीं है, ठीक है। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 3.2 क्वेश्चन थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि भाई क्या जरूरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ स्ट्रेट लाइन है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्व्ड हो जाता है, ज्यादातर पैराबोलिक हो जाता है ना। 3.3, 3.4, 5, 6, 7, ठीक है। एनसीईआरटी बैक में 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बैक में यही वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसमें कि 120 वोल्ट की बैटरी लगा के आप एक सेल चार्ज कर रहे हैं लेट से 20 वोल्ट का, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है टीपीडी। तो जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर, जो चार्ज हो रहा है उसके अक्रॉस ई प्लस आई आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यही वाला है शायद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछ लेते हैं। उसके बाद डेरिवेशन में ओम्स लॉ की डेरिवेशन आ जाती है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन विच ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर सेल्स में मोस्टली पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर सेल्स। पीवाईक्यूज जो सबसे ज्यादा उसमें रहे हैं चलन में, वो ये है कि ये क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर दे दिया, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है और पूछेंगे यहां और यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगी। और एक क्वेश्चन मैंने ये वैसे भी एक्सप्लेन किया है, मैं फॉर्मूले की वीडियो में भी कर चुका हूं ये वाला केस, कि अगर बैलेंस कंडीशन के टाइम पे बैटरी और गैल्वानोमीटर को बदल दिया जाए तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पे फर्क आता है, तो इसका आंसर है नहीं, बैलेंस रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पहली बार 2009 में आया कि V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ में अगर V वर्सेस कैपिटल R का ग्राफ बनाए तो वो इस तरीके का कर्व बनता है, जब R इन्फिनिटी हो जाता है तो V E के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। पहली बार 2009 में आया, मिल जाएगा आपको बोर्ड के अंदर, हर किताब में मिल जाएगा। स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर में केवीएल लगाना, कि स्टेडी स्टेट इस सिलेबस में है कि भाई वो बोल देंगे ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट आप बताइए करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, तो भाई करंट जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा स्टेडी स्टेट में उसमें तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आइडियल कैपेसिटर वुड ऑफर इनफाइनाइट ऑपोजिशन इन स्टेडी स्टेट व्हेन इट बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 3 मार्कर के लिए यूजुअली इसमें एमसीक्यू आया जा सकता है कि भाई दो रजिस्टर को सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, पावर डिसिपेटेड का रेशियो बता दीजिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, दो बल्ब हैं 25 वॉट 100 वॉट, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, दो बल्ब 25 वॉट 100 वॉट के 220 वोल्ट पे लगाए, उसके बाद दोनों को सीरीज में 440 वोल्ट पे लगाया, कौन सा फ्यूज होगा, ये 1 मार्कर टाइप होते हैं। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर सेल्स काफी हॉट टॉपिक है आजकल बच्चों, ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर सेल्स पे, 3 सेल 2 सेल पे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी। एक ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बोर्ड का पीवाईक्यू भी है, जेईई मेन में भी आया है, नीट में भी आया है, 2 सेल हैं, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। हालांकि आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैं 1-2 दिन के अंदर ये जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैं ये आपको 10-12 डाल दूंगा अभी के लिए, कि आपके पास 2-3 दिन भी मैं क्यों खराब कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता दे रहा हूं। एक सेल की ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक और सेल की ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस R2, दोनों डिस्चार्ज कर रहे हैं। कैपिटल R की क्या वैल्यू हो कि पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल R सो दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी फर्स्ट सेल बिकम 0। आप केवीएल लगाते हो और इसके अक्रॉस टीपीडी को 0 पुट करते हो, तो यहां से कैपिटल R आपका R1 माइनस R2 आ जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाल को, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 आ जाता है अपना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये इसके एग्जांपल ये रहे 4.1, 4.2, 4.4, 5, 7, 10 और 12। इसमें 4.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट दे रखा है 1 सेंटीमीटर का शायद, और बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो बायट्स-वर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। ये बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है, बोर्ड में भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.7 है सॉलिड सिलेंडर, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, बट अब इस बार इन्होंने एग्जांपल की तरह दे रखा है। सॉलिड सिलेंडर नहीं होता बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ में, जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसका बी वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपका 4.7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें स्क्वायर मार्क कर रखा है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, नॉट टू बी लेफ्ट इन एनी केस वाले क्वेश्चन है। बैक क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पहले बहुत प्यारे प्यारे भी क्वेश्चन थे, अब इन्होंने काफी घटा दिए। 4.4, 6, 8, 9, 10 आप इतने कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, और रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज क्या है आपके? इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज में एक छोटा सा एलिमेंट है, आपको दिखेगा बायट्स-वर्ट्स लॉ में, छोटा सा एलिमेंट है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक सबसे पहले 2009 में आया था कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब आपको ट्रेस दी ट्रैजेक्टरी, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कल बनेगा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी, तो आपको पता ही है व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 कॉइल दे रखे हैं, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले 2005 में आया, फिर रिपीट हुआ, शायद 13 में भी आया, एक आध बार और आया। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू वोल्टमीटर एमीटर पे न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, या फिर एमसीक्यू भी देख सकते हैं,
ठीक है। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस कंपेयर करनी है मैग्नेटिक फील्ड में व्हेन दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, भी आपको दिख जाएंगे बहुत बार। चैप्टर 5 के अंदर तो 5.2 जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 नीडल्स लिखी हैं आपकी, मैग्नेट्स रखे हुए हैं, टाइनी मैग्नेट्स, और इनमें से बोल रहे हैं किस कौन इक्विलिब्रियम में है, कौन इक्विलिब्रियम में नहीं है, किसकी पोटेंशियल जी मिनिमम है, किसकी पोटेंशियल जी मैक्सिमम है। 5.3 और 5.4 जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स। बैक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, 5.1, 2, 5, 6, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में आ जाएगा टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट और बोहर मैग्नेट ऑन, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, मैग्नेट के टोटे टोटे कर दिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, हाफ ही होती थी, पैरा फेरो डाया दे देते हैं, उस पे दे देते हैं मटेरियल आइडेंटिफाई करो। एच आई और ससेप्टिबिलिटी में क्या करेंगे, वो आपको ये आई वर्सेस एच का ग्राफ दे देंगे, आइडेंटिफाई करो फेरो पैरा और डाया कौन सा है। उसके बाद म्यू आर की वैल्यू दे देंगे, भाई म्यू आर की वैल्यू 1.08 है, बताओ सब्सटेंस कौन सा है, तो वो पैरामैग्नेटिक हो गया। म्यू आर 669 है, तो सब्सटेंस बताओ कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक हो गया। ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका आ गया ये चैप्टर 6 ईएमआई। ईएमआई के अंदर जो है ना, अब जो एनसीईआरटी है, पहले तो एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चंस थे, इसकी एनसीईआरटी ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईआईटी के क्वेश्चन करने, इसमें आप कोशिश करिए कि आप बोर्ड के पीवाईक्यूज कर लें। पीवाईक्यूज कैसे कर लें, हर वो क्वेश्चन जिसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा है ना ईएमआई के अंदर, वो कर लीजिए लास्ट 10 ईयर के अंदर। ऐसे समझ के चलिए कि लास्ट 10 ईयर में कुछ 20-25 क्वेश्चन होंगे ईएमआई में, है ना। वो जो थ्योरेटिकल डेरिवेशन बार बार रिपीट भी तो होती हैं, बस जो ग्राफ बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस दिखते हैं आपको कि इंड्यूस करंट बताओ, इंड्यूस करंट बताओ, इंड्यूस ईएमएफ बताओ, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं ईएमआई में बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन देखी ना 6.145, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में रैंडमली कुछ भी काट दिया जो सिलेबस में, फिर भी उड़ा दिया भाई, तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। एग्जाम्पल में एक ना कैपेसिटर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल तो आपको करना ही ईएमआई के, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटर है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर है और इसमें आपको मैग्नेट पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि बताइए कौन सी प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, तो ये 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो इसके एनसीईआरटी की जगह आप थोड़े से पीवाईक्यूज कर लें, 10 ईयर नहीं तो मतलब 10 ईयर के अंदर ना आपको ये नहीं करना कि भाई पता लगा सारे करने हैं सर, कौन कर पाएगा सर, 10 साल के पेपर आप कह रहे हो, 10 दिन बचे नहीं, 12 दिन बचे नहीं, आप कह रहे हो 10 साल के पेपर कर लो। हाँ, इसके अंदर ना आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो रिपीट हुए वो ढूंढ के कर लीजिएगा, 20 क्वेश्चन, और क्या है। कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोशनल ईएमएफ वाली डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज क्या है। एक ये क्वेश्चन है आपका 2-3 बार आया, 5 में आया, 9 में आया, उसके बाद शायद 18-19 में भी आया, उतना तो मुझे अभी याद नहीं है ईयर, पहली बार का ईयर याद है, आउटडेटेड नहीं है भाई, तो 20 साल पुरानी बात कर रहे हो आप, आउटडेटेड नहीं है, पहली बार जो आया वो साल याद रहता है मुझे, आप समझ रहे हैं, आउटडेटेड नहीं है ये कुछ भी, सब सिलेबस की चीजें, सब आई होंगी पेपरों में, ठीक है। तो एक वायर है, एक लूप ऐसे ले जा रहे हैं, एक लूप ऐसे ले जा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं दोनों लूप्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताइए और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर दीजिए, किसमें ज्यादा किसमें कम होगा। एक होता है सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक, एनसीईआरटी एग्जांपल है, मैंने मार्क किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताना है। एक कॉइल से मैग्नेट गिर रहा है, शॉर्ट कॉइल से, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफ बनाना है, और कह रहे हैं एरिया अंडर ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ देगा क्या, और ये वाली पीक लॉन्गर क्यों है। तो ये चीज, ये क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक मैग्नेट एक रिंग से गिर रहा है तो एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा, क्योंकि लेंज लॉ की वजह से इंड्यूस करंट मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पहले वाली एनसीईआरटी में था कि एक इनफाइनाइट वायर है, एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप मूव करा रहे तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताना है, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़े पेपर आता है तो होता है। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी की एनसीईआरटी में शायद मेरे ख्याल से नहीं है, अब देख लीजिएगा, ये एग्जांपल है कि एक वायर फ्रेम दे रखा है, एक रॉड है एल लेंथ का, 0 से B तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और B से 2B में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, ये बोर्ड का पीवाईक्यू भी है, पुरानी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था, अब मुझे याद नहीं है कि इस वाली में है या नहीं है, ठीक है। 0 से B तक मैग्नेटिक फील्ड है, B से 2 में मैग्नेटिक, B2B में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो एक रॉड PQ, रॉड का नाम भी है PQ, रॉड PQ इज मूव्ड फ्रॉम 0 to B एंड देन B to 2B एंड देन बैकवर्ड, जितना लिखेंगे गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। यह पुरानी एनसीईआरटी का बोर्ड का पीवाईक्यू है, कोई भी किताब होगी उसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। 0 से B लेके गए, B से 2B लेके गए, वापस लेके गए, फ्लक्स, ईएमएफ, करंट, फोर्स और पावर का ग्राफ बनाना, 5 ग्राफ बनाने एक ही पेपर पे, एक ही उसमें फ्रेम लेकर के आपको, कि एक के नीचे एक बताना है कि जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ रहा है। 3 नंबर का, 5 नंबर का सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर का तो है ही, बोर्ड में आ चुका है। उसके बाद एसी के अंदर एग्जांपल ये 7.35
7.7 इंपॉर्टेंट है, 7.9। बैक एक्सरसाइज में 7.5, 7.7, 7.8, फिर से वही एसी के जैसे एनसीईआरटी बैक है और जैसे बोर्ड के क्वेश्चंस आए हैं वो मैच नहीं होते। तो एसी के अंदर भी अगर आप एनसीईआरटी बैक जो है सफिशिएंट नहीं है, अगर आप इसमें पीवाईक्यूज कर लीजिए, और खासतौर से पीवाईक्यूज सीरीज, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, पावर फैक्टर, इसके कर लीजिए। ये 3 टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। या फिर वो ऐसा दे देते हैं कि एक डिवाइस एक्स को हमने एक वोल्टेज सप्लाई पे लगाया तो करंट लीड कर रहा है π/2 से, दूसरे डिवाइस को लगाया तो करंट लैग कर रहा है π/2 से, तीसरे को लगाया तो करंट जो है वो सेम फेज में है। अब तीनों को सीरीज में लगाएंगे तो करंट कितना आएगा, 2 को सीरीज में लगाएंगे तो करंट कितना आएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। या फिर ग्राफ दे दिया वी वर्सेस टी, आई वर्सेस टी और पावर वर्सेस टाइम दे दिया, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपेसिटर का है, इंडक्टर का है या रजिस्टर का ग्राफ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्कर एसी के। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एसी के अंदर आपकी एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर में 0 होती है। सीरीज एलसीआर वाला वी निकालना, इंपीडेंस निकालना, और एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सीरीज एलसीआर, वीआरएमएस, आईआरएमएस, कॉस फाई। एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है, देखिए पीवाईक्यू में आपको सब जगह दिखेगा, कोई 1000 पीवाईक्यू नहीं होते, ये कोई आईआईटी जेई का पेपर नहीं है। आप पीवाईक्यू की कोई भी बुक उठाएंगे उसमें आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और हर 10 साल के बाद वही क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस में देखेंगे आपको सारे मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2013 में आया था, कैन एल्जेब्रिक सम ऑफ वीएल, वीसी एंड वीआर बी ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज। तो हाँ, वीएल, वीसी और वीआर का एल्जेब्रिक सम अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा हो सकता है। ये भी 13 में आया, 5 में आया, और उसके बाद भी 13 के बाद भी आ चुका है बोर्ड में, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वीएल, वीसी, वीआर ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एसी चैप्टर के अंदर हम वोल्टेज और करंट को वेक्टोरली ऐड करते हैं, ठीक है, ना कि एल्जेब्रिकली। पावर फैक्टर यूनिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आता है कि भाई एल की वैल्यू क्या लें, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, ठीक है। कॉस फाई आर बाय जेड पे क्वेश्चन खूब आते हैं, भर भर के रेजोनेंस पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या रहता है आपका कि एक क्वेश्चन है जैसे पीवाईक्यू है बोर्ड का, सीबीएसई के सैम्पल में आया, उसी साल बोर्ड में भी आया था, ठीक है। अब मुझे याद नहीं, इस बात को 7-8 साल हो गए, ठीक है। वॉट कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड टू मेक दी पावर फैक्टर यूनिटी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जैसे इंडक्टर है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर। अब मान लो कैपेसिटर आपको 2 माइक्रोफैरेड दे दिया, यही है, यही वैल्यू थी पेपर में। अब कह रहे हैं कितना कैपेसिटर और कहीं लगाएं सूटेबली की पावर फैक्टर 1 हो जाए। तो आपको समझ आ गया वो रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो आपने ओमेगा 1/√LC से पहले 2 माइक्रोफैरेड को तो भूल गए आप, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी होगी, वहां से आप कैपेसिटर निकाल लीजिए कि कितना कैपेसिटेंस चाहिए जिससे कि सर्किट रेजोनेंस में आ जाए, पावर फैक्टर 1 हो जाए। तो मान लीजिए कैपेसिटर की वैल्यू आ गई 10 माइक्रोफैरेड चाहिए, 2 तो आपके पास है, तो इसके मतलब 8 माइक्रोफैरेड का इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, एक इंडक्टर के साथ बल्ब लगा दिया, इंडक्टर के अंदर आयरन स्लैब डाल दी, है ना, तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं, शायद ऐसे आपको दिख जाएंगे। एक कैपेसिटर के साथ एक बल्ब लगा दिया, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये आपको सब जगह दिखेंगे प्रीवियस ईयर। एक क्वेश्चन है यार, एक ही बार आया है बोर्ड में, शायद 99.9% मैं श्योर हूं कि एक ही बार आया है बोर्ड में, पुरानी एनसीईआरटी का है। आप गूगल पे लिखेंगे स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट पावर गेट्स पावर एट 220 वोल्ट गेट्स पावर फ्रॉम 4000-220 वोल्ट एट अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट सबस्टेशन इन टाउन। तो आपको ऐसे मिला है, स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट पावर। इतना लिखते ही आपको एक बहुत खौफनाक न्यूमेरिकल मिल जाएगा। पुरानी वाली एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एक ही बार बोर्ड में आया, लेकिन अगर आ गया तो हिला भी नहीं पाते बच्चे, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है कि पावर प्लांट पे बना पावर सप्लाई अपने वोल्टेज मतलब बिजली प्रोड्यूस करी, अब उसको आप सप्लाई से भेज रहे हैं ट्रांसफार्मर को आइडियल मानते हुए। तो अगर 1400 किलोवाट बनाया तो टाउन पे 800 किलोवाट जा रहा है, वो भी तब जब ट्रांसफार्मर किसी प्रकार की बिजली नहीं खा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वैसे मैं आपको ये एक वीक के अंदर इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट दे भी दूंगा कर करके, क्योंकि मैंने आपको जो बताया वो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बताया किसी भी चैप्टर में। अनलिमिटेड करने की तो अब टाइम ही नहीं है किसी पे भी। ईएम वेव के अंदर 8.1, 8.2 इंपॉर्टेंट, 8.1, 8.2, 8.7, 8.8, 8.10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। प्रूव करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल है। इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किट लॉ एंड मैक्सवेल्स करेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ईएम वेव का काफी फिक्स होता है क्वेश्चन, पीवाईक्यू बहुत फिक्स है, 5-6 वैरायटी के मिलेंगे आपको। हर एक वेव का यूज और उसका प्रोडक्शन, इंफ्रारेड का हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यूवी का लेसिक सर्जरी में यूज होती है, यूवी लेसिक सर्जरी में यूज होता है एंड टू किल जर्म्स। माइक्रोवेव यूज होता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, रेडियो वेव नहीं होता है ना, समझ रहे हैं। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन नीट में आता है, जेईई मेन में आता है, बोर्ड में आता है, सब जगह आता है।
एनर्जी स्मॉल यू इंटू सी पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक बल्ब है, उससे 2 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताइए, तो वहां से इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ये न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए न्यूमेरिकल आ जाता है बोर्ड में कि भाई किसी भी मोमेंट पे आप कैपेसिटर पे चार्ज निकाल के dq/dt कर दीजिए, उस समय पर डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। कोई एक मीडियम दे देते हैं, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दे देते हैं, उसमें स्पीड ऑफ लाइट पूछ लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेते हैं, ईएम वेव और रे ऑप्टिक्स मिला के बहुत पॉपुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में दे देंगे, 2i कैप प्लस j कैप, i कैप माइनस 2j कैप, 2i कैप माइनस j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया, आपका नीट में आया था ये 2021 में, जेई मेन में 4-5 बार आ चुका है, बोर्ड में भी ये शायद पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में तो एमसीक्यू कुछ ही साल में शुरू हुए, 4-5 सालों में। तो उसमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट 0 देखना होता है, और ई क्रॉस बी करने पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आनी चाहिए, ये करा जाता है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू में, नहीं मिलेगा तो अपन देगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के अंदर एक 9.4 के अंदर जॉगर वाला क्वेश्चन है कि एक गाड़ी पार्क्ड है, जॉगर भागता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, उस समय उसकी इमेज की वेलोसिटी बतानी है। जॉगर वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी में सॉल्यूशन गलत है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आपको एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन करना चाहिए, है तो गलत ही एनसीईआरटी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बैक, आपको रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी बैक के अंदर जितने मैंने मार्क किए हैं, ये लिक्विड लेंस हैज बीन आस्क्ड 2 टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम, 2 टाइम्स मेरी नॉलेज में बोर्ड एग्जाम में आया है, 3 बार भी हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन होता है कि एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, तो इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करके 30 सेंटीमीटर पे, फिर लेंस और मिरर के बीच में पानी डाल दिया, कोई लिक्विड डाल दिया, उस पर लेंस रख दिया, फिर से इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं 45 सेंटीमीटर पे। अब आप बताइए लेंस और मिरर के बीच का जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, एनसीईआरटी बैक है, 9.31 क्वेश्चन है वो, एनसीईआरटी बैक बोर्ड में आया 2 बार, एक बार ऐसे 45 और 30 वैल्यू के साथ, एक बार ए और बी लेके आया था, वो 2020 में आया था, तो 2020 में आया था ये। ठीक है, 2020 में आया था इसमें कि बिना लिक्विड के रेडियस, मतलब ए डिस्टेंस पे कोइंसाइड कर रहा है, लिक्विड डालने पे बी डिस्टेंस पे कर रहा है, म्यू निकाला, तो वो आ गया था। ठीक है, उसके बाद ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल्स हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के अंदर 7 है, मोस्ट प्रोबेबली 6 या 7। एक है जायंट, वो एक मून का आपको इमेज बनानी है, एक है कि 3 किलोमीटर पे एक टावर है वो बनाना है, एक 30x मैग्निफिकेशन डिजायर्ड है यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसे लगभग 6-7 न्यूमेरिकल्स हैं। वो 6-7 न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से, अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसमें ज्यादातर डायग्राम के बाद एक न्यूमेरिकल होता है बच्चों, है ना। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये हर सेट में, इवन दिल्ली में, ऑल इंडिया में, इन्हीं 7 में से आता है। आने को कुछ भी आ सकता है, बट ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। कुछ नहीं किया बट ये जरूर कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लेंस मेकर, प्रिज्म फॉर्मूला, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में कोई एक केस कर लीजिएगा, वो n2/v n1/u n2 - n1 बनाया, सारे करने की जरूरत नहीं है। ऑल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, तो कितना एरिया से ऊपर लाइट जा सकती है, ये 2025 में आया, 2025 में एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेडियस होती है h/√μ² - 1, आप TIR से निकालते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल है 3 लेंस का, एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं, यहाँ पर बोलते हैं फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, लेंसेज के बीच की दूरी दे देते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विड लेंस मैंने आपको बता ही दिया ये वाला। लेंस मेकर फॉर्मूला के क्वेश्चन आ रहे थे कि लाल रोशनी की जगह नीली रोशनी आ जाए तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, पानी में डुबो दिया जाए क्या फर्क पड़ेगा, कार्बन डाइसल्फाइड पे डुबो दिया जाए क्या फर्क पड़ेगा। कुछ पीवाईक्यूज आप प्रिज्म के जरूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट में मैंने देखा है कि पीवाईक्यूज प्रिज्म के काफी अच्छे आ रहे हैं। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस आ रहा है, एक ऐसा केस आ रहा है कि भाई एक प्रिज्म है, इसमें सीधी लाइट आ रही है, बताइए कैसे जाएगी बाहर, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगानी पड़ती है। तो कुछ प्रिज्म के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं मार्केट में, पीवाईक्यूज हैं, आप 10 साल के क्वेश्चन उठाएंगे 4-5 पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको प्रिज्म के न्यूमेरिकल, वो जरूर कर लीजिएगा, आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है प्रिज्म। वेव ऑप्टिक्स के अंदर एनसीईआरटी बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने 10.1 मार्क किया और बैक क्वेश्चन में सिर्फ 3, और ये 3 भी मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगते। तो इसके लिए आप पीवाईक्यूज एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस इनसफिशिएंट है, आप इसके लिए पीवाईक्यूज जरूर कर लीजिए। वेव ऑप्टिक्स के पीवाईक्यूज बहुत 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 प्यारे आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में स्नेल्स लॉ आ जाता है, बीटा वाली डेरिवेशन मेरे हिसाब से सिलेबस में नहीं है, बोला है क्वालिटेटिव आइडिया होने, सिंगल स्लिट आ सकता है, और वो एम्पलीट्यूड डिराइव करने के लिए √a² b² 2ab cos phi की डेरिवेशन आ सकती है। ठीक है, इसमें पीवाईक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि 5th ऑर्डर मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 की जगह 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट रिप्लेस की जाए तो उसी पॉइंट पर स्क्रीन में कौन सा मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, कोई अप्रोक्सीमेशन फेल होती है अगर,
ठीक है, मतलब अगर स्क्रीन कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा होना चाहिए, लैम्डा स्मॉल डी से बहुत छोटा होना चाहिए, तो अगर कुछ अप्रॉक्सीमेशंस फेल होती है तो कन्वेंशनल फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं रहते, आपको दिख जाएंगे 10 साल के क्वेश्चन के अंदर YDSC के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक एंगुलर विड्थ पे क्या फर्क आता है डुबोने से पानी में, तो एंगुलर विड्थ लैम्डा बाई डी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लैम्डा बाई डी यंग्स डबल स्लिट के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाता है कि भाई YD यंग्स डबल स्लिट एपरेटस को पानी में डुबो दिया। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपको मिलेंगे सारे के सारे PYQs में, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। सोर्स स्लिट की विड्थ बढ़ा दी जाए तो आपको क्या लगता है इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, अगर पाथ डिफरेंस गिवन हो, पाथ डिफरेंस दे देंगे λ/8, रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पॉइंट पे क्या है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ, ये O पॉइंट, ये P पॉइंट, अब ये OP जो है वो फ्रिंज विड्थ का 1/3 है β/3। अब आपको बताना है P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, तो यहां से आप OPX ले लेंगे β/3, फिर आप पार्ट डिफरेंस निकालेंगे dx/D, पार्ट डिफरेंस से आपको फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप डुअल नेचर के अंदर एनसीईआरटी बैक काफी नहीं है, काफी कम क्वेश्चंस हैं, इन्होंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन काट दिया। पहले एनसीईआरटी बहुत प्यारी थी, अभी एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस कटे हुए हैं, तो नहीं पुरानी वाली, अब आप नई पुरानी एनसीईआरटी भी नहीं कर सकते, तो इसलिए नई वाली एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा। डेरिवेशन तो कुछ खास है नहीं, 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट पोटेंशियल है, वो भी आने के चांसेस कम ही होते हैं। यूवी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक पुरानी वाली एनसीईआरटी का, यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 2271 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेल मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम मेटल और स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना आया, हाउ वुड दी फोटोसेल रिस्पॉन्ड टू हाई इंटेंसिटी रेड लाइट ऑफ 6328 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूस बाय हीलियम नियॉन लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 4 बार आया हुआ है। फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट के इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ये 2-3 बार बोर्ड में आया हुआ है कि भाई जब फोटोन टकराता है इलेक्ट्रॉन से, इट इज लाइक 2 पार्टिकल कोलिजन, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, ये सब बातें। देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स वुड डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये सब बातें। प्लॉट बनाना है Vmax का स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए 2 अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बोर्ड में आया हुआ है 2004-2013 में कि जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉय वेवलेंथ मिला देते हैं कि एक लाइट की वेवलेंथ लैम्डा, इट इज इंसिडेंट, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, इतना लिखेंगे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको क्या होगा hc/λ जो इस फोटोन का है वही इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिल जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो 0 है, तो यहां से डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट अगर पास लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे इंटेंसिटी बढ़ती है, ना कि फ्रीक्वेंसी में फर्क आता है। एटम्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल्स के तौर पर, एनसीईआरटी बैक में ये इंपॉर्टेंट है आपके 12.4 को सर्कल कर रखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन के अंदर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी है ना, रेडियस वेलोसिटी के बाद आपकी वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और एक टाइम पीरियड ऑफ किस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद एक एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड, तो ये 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पे वो कहां पे कूदेगा, तीसरे एनर्जी लेवल तक कूद पाएगा, तो उससे वापस आएगा तो वो कितनी वेवलेंथ एमिट कर सकता है, 3 वेवलेंथ एमिट कर सकता है, वो क्या क्या हो सकती है, 3 मार्कर है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी की वैल्यू जैसे बोल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, और आप बताइए ये बात कि उस ऑर्बिट में उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, और आपको क्या लगता है अगर हम 0 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दे तो किस पे फर्क आएगा, टोटल एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी पे, या किसी और चीज पे। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। एक सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबके बहुतों के प्री बोर्ड में आया होगा, बहुतों के प्री बोर्ड में, कि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन दे रखे हैं, कहते हैं विच ट्रांजिशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू एमिशन ऑफ लैम्डा 275 नैनोमीटर। तो ये अगर एटम चैप्टर लेट से 3 नंबर का है और मुझे एक 3 नंबर का क्वेश्चन देना है ना बोर्ड में, तो बस यही देता हूं हर बार, यही देंगे और कुछ नहीं है देने के लिए, ये समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, इजी बट इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करते हैं 275 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, hc/λ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं, वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। फिर आप देखते हैं इनमें से कौन सा एनर्जी का डिफरेंस 4.5 है, वो आंसर होता है, तो यहां पर बी आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद न्यूक्लियाई के एनसीईआरटी बैग बहुत अच्छे हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बैग, भले ही कम है बट आप जितना सिलेबस में वो सारे एनसीईआरटी बैग में हर चीज कवर्ड है, आप कुछ नहीं करते, एनसीईआरटी बैग कर लेते हैं, वो भी काम बनता है। और बस 2-4 चीजें एक्स्ट्रा जो बोर्ड में आई हुई है वो बता देता हूं, 2-3 चीजें। डेरिवेशन तो एक ही, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर,
उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ 3 मार्कर बोर्ड में कम से कम 20 सालों में 6-7 बार देखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कांस्टेंट क्यों होता है 30 से लेकर के 170 के बीच में, इसका रीजन पूछ लेते हैं। तो उसका रीजन वही है कि न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज, दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। 30 से 170 में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स और ऑल एनसीईआरटी बैक न्यूमेरिकल, इसमें क्यू वैल्यू निकालना, स्पॉन्टेनिटी निकालना, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना, ये न्यूमेरिकल्स हैं आपके। एक लैंप वाला क्वेश्चन है आपका 13.8 होगा कि आप एक 100 वॉट के लैंप को 2 kg के ड्यूटेरियम से कितने साल तक, कितने टाइम तक जला सकते हो। उसका आंसर आता है 50,000 साल के आसपास। तो सोच के देखिए कि कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी अगर समहाउ सक्सेसफुल हो गई, रूम टेम्परेचर पे अगर फ्यूजन पॉसिबल हो गया, अगर हो गया, अभी नहीं है, अगर हो गया, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कर सके हम कंट्रोल्ड, तो भाई साहब एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा दुनिया का। 2 किलो ड्यूटेरियम से एक 100 वॉट का लैंप, इस कमरे में लगभग 100 वॉट बिजली यूज हो रही है ऊपर लाइटों के तौर पे, तो 100 वॉट का लैंप 50,000 साल तक चल सकता है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्टली आपका सेमीकंडक्टर आ जाता है बेटा। सेमीकंडक्टर के अंदर भी जो है ना ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। Ni² इज Ne into NH पे एक न्यूमेरिकल है, और एक ये है कि डायोड का करंट जब 15 मिली एम्पियर है तो रेजिस्टेंस बताओ, और जब डायोड की वोल्टेज -10 वोल्ट है तब रेजिस्टेंस बताओ। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एनसीईआरटी बैक में आपके ये 4-5 क्वेश्चन है, बट इसकी भी एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए आप सारे पीवाईक्यूज में देखिए, थ्योरी आपको पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग सबको पता है ना यार। अब वो वर्किंग थोड़ा बार करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच ऑफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, विच ऑफ द डायोड इज रिवर्स बायस। जैसे कि मान लीजिए एक आपका पीएन जंक्शन डायोड आ गया, है ना। अब वो बोल देंगे भाई ये अर्थ है, बोल देंगे ये 2 वोल्ट है, अब बताओ क्या है, तो Vp - Vn निकालोगे आप इसमें, Vp - Vn, है ना। तो ये 0 - 2 ये नेगेटिव आ गया, तो जब नेगेटिव आता है तो भैया बेसिकली रिवर्स बायस होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यूज में। तो ये भी थोड़ी एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, इसके पीवाईक्यूज आप कर लेंगे। जो ग्राफ बेस्ड, जो डायग्राम बेस्ड आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, ये आपको करने चाहिए। तो इन चैप्टर्स के लिए थोड़ी एनसीईआरटी में कम मामला है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए वो थोड़ा सा एनसीईआरटी बैक से कम मैच होते हैं। आई होप आपको बच्चों इससे मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो आपकी, आज 8 फरवरी है, नेक्स्ट वीडियो आपकी कल या परसों में आ जाएगी, जिसमें पूरी 12वीं क्लास के हर चैप्टर के तमीज से फॉर्मूले सिखाए होंगे, उनकी एप्लीकेशन सिखाई होगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। पूरी 12वीं के 14 चैप्टर्स के फॉर्मूले कुछ 1.25 से 1.5 घंटे की वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बुक 1 बना दी है, बुक 2 में अभी बना दूंगा, राइट। उसके बाद फिर मैं आपको हर चैप्टर के, या एक बार 12वीं की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स डाल दूंगा, फिर हर चैप्टर में जो मैंने इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप 8, टॉप 10, बिल्कुल टॉप, मतलब टॉप का मतलब है अगर टीचर ये सोचता है भाई अगर 100 में से 10 ही देने हैं तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो जरूर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इस वीडियो का आप पॉजिटिव फ़ायदा उठा पाएंगे, इसको पॉजिटिवली यूज़ कर पाएंगे, इसके लिए नेगेटिवली यूज़ नहीं करेंगे कि हाँ जो सर ने बताई है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ज़रूर करके जानी है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ें छोड़ के जानी है। ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऑल दी फॉर्मूला संपूर्ण क्लास 12th फिजिक्स के फॉर्मूलेस करेंगे।